तैयारी स्टार्ट। बांग्लादेश का घटनाक्रम चौंकाने वाला है। हालात इस कदर बिगड़े कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और देश छोड़ दिया। भारत से उन्होंने अनुरोध किया था जिस पर उन्हें सुरक्षित मार्ग की पेशकश की गई। आने वाले दिनों में वे लंदन या अन्य किसी देश में शरण मांग सकती हैं। अमेरिका में रह रहे उनके पुत्र सजीब वाजेद जॉय कहते हैं कि उनकी मां ने देश की काया पलट दी। जब उन्होंने सत्ता संभाली थी तब यह देश विफल राष्ट्र के रूप में जाना जाता था। आज यह देश एशिया की उच्च विकास वाली अर्थव्यवस्थाओं में माना जाता है। सजीब वाजेद जॉय ने यह भी कहा कि वे अब फिर कभी राजनीति में नहीं आएंगी। दूसरी ओर बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने सत्ता संभाल ली है और उन्होंने जल्द ही अंतरिम सरकार गठित किए जाने की घोषणा भी कर दी है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने शेख हसीना की सबसे प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी पार्टी ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को रिहा करने का आदेश दिया है। कई मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद खालिदा घर में नजरबंद हैं। किसी को जरा भी यह आभास नहीं था कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता माने जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की एकमात्र उत्तराधिकारी 76 वर्षीय हसीना अपने पिता की स्टैच्यू को तोड़े जाने की गवाह बनेंगी। इस साल जनवरी में शेख हसीना ने अवामी लीग के लिए रिकॉर्ड 5वीं और लगातार चौथी बार जीत हासिल की थी। बांग्लादेश को दक्षिण एशिया में एक उभरती आर्थिक शक्ति के रूप में देखा गया। विशेषकर दुनिया में गारमेंट्स के दूसरे सबसे बड़े निर्यातक देश के रूप में उनके कार्यकाल में पिछले दशक में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 3 गुना हो गई। हसीना को सैन्य शासन के खिलाफ कट्टर लोकतंत्र समर्थक और धर्मनिरपेक्षता की प्राचीर का निर्माण करने वाले के रूप में देखा गया। उन्होंने इस्लामी कट्टरपंथियों पर कड़ी कार्रवाई की थी। भारत में उन्हें विश्वसनीय रणनीतिक साझेदार और विकास में सहयोगी माना जाता था। दरअसल विपक्ष को दबाने के लिए हसीना ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को जेल में डालने की रणनीति अपनाई। यह भी आरोप है कि उन्होंने देश को एक पार्टी तंत्र में बदल दिया और सरकारी नौकरियों में अंधाधुंध तरीके से पार्टी सदस्यों को पदस्थापित करा दिया। सरकारी तंत्र भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया। पुलिस राज और उससे जुड़ी ज्यादतियों का बढ़ना आम बात थी। उच्च बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर 18% के आसपास रहने और कोविड से उबरने के बाद की चुनौतियों ने हसीना के प्रति नाराजगी बढ़ गई। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि हसीना को बांग्लादेश में भारत समर्थक और पीएम मोदी की प्रबल समर्थक के रूप में देखा जाने लगा। उन पर बांग्लादेश में रह रहे हिंदू अल्पसंख्यकों पर नरम रुख अपनाने का भी आरोप लगा। हसीना का सत्ता से बाहर होना भारत के लिए कई मोर्चों पर झटका है। सबसे महत्वपूर्ण है दक्षिण एशिया में भरोसेमंद साझेदार को खोना। अस्थिरता और हिंसा से भरा बांग्लादेश भारत के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में सिरदर्द बढ़ा देगा। चीन बांग्लादेश और पाकिस्तान को रक्षा आपूर्ति करता है। आईएसआई निश्चित रूप से अपनी मौजूदगी और गतिविधियां बढ़ाने की कोशिश करेगी जो भारतीय हितों के खिलाफ है। इस राजनीतिक हिंसा और आर्थिक अनिश्चितता से भारत में घुसपैठ बड़ी चुनौती बन सकती है। पैरा बांग्लादेश में शेख हसीना का राज खत्म हो गया। आरक्षण विरोधी प्रदर्शन से शुरू हुआ तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
उन्होंने इसी साल चुनाव जीतकर सरकार बनाई थी। 2009 से उनकी सरकार का यह लगातार चौथा कार्यकाल था। दुनिया के नक्शे में बांग्लादेश के नए देश के रूप में उभरने के बाद से वह सबसे लंबे समय तक हुकूमत करने वाली नेता रही हैं। पिछले 2018 के चुनाव में उन्होंने एक तरफा जीत हासिल करते हुए संसद की 300 में से 288 सीटों पर अपना परचम लहराया था। शेख हसीना के पिछले 3 कार्यकाल में असाधारण आर्थिक विकास हुआ। विश्व बैंक ने भी कहा कि 2026 तक बांग्लादेश सबसे कम विकसित देश के वर्ग से बाहर निकल जाएगा। इस आशातीत सफलता का मूल उसका रेडीमेड गारमेंट्स का निर्यात है, जिसमें यह भारत से आगे निकलते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया। रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग RMG की निर्यात में प्रमुख हिस्सेदारी है। GDP में हिस्सेदारी 11% है। यह क्षेत्र 2.5 मिलियन महिलाओं को रोजगार देता है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी आकर्षित करता है। अब यह सब आर्थिक विकास देशव्यापी दंगों के कारण आई मंदी के चलते रसातल में पहुंच गया है। देश उच्च महंगाई दर का सामना कर रहा है। व्यापार घाटा बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव और कर्ज भुगतान में तनाव बढ़ा है। आय और संपत्ति की असमानता अप्रत्याशित स्तर पर पहुंची है। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इस वर्ष शेख हसीना की पार्टी की जीत मुख्य विपक्षी दल के चुनाव बहिष्कार के बीच हुई थी और मतदान भी बमुश्किल 40% हुआ था, जबकि 2018 में मतदान प्रतिशत 80 था। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी अशांति सरकार विरोधी अभियान में बदल गई। पिछले वर्ष भी प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए थे। सरकार ने जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस पर हिंसा भड़काने व आतंकवाद फैलाने का भी आरोप है। प्रदर्शनकारियों ने उनके इस्तीफे की मांग की थी। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और देश छोड़ दिया है। मौजूदा विरोध प्रदर्शनों की मूल वजह सरकारी नौकरियों में 1971 के मुक्ति संग्राम में शामिल लोगों के रिश्तेदारों और वंशजों के लिए आरक्षण है। 2018 में आरक्षण प्रणाली खत्म कर दी गई। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई। जून में आए हाईकोर्ट के फैसले के बाद देशव्यापी दंगे भड़क उठे। विशेषकर युवा और छात्र इसमें शामिल रहे। सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित निर्णय लेते हुए इस फैसले को पलट दिया। बांग्लादेश की इस अराजकता से कई सबक भी हैं। आरक्षण विरोधी प्रदर्शनकारी मानते हैं कि आरक्षण के कारण मेधावी युवाओं को अवसरों से वंचित किया जा रहा है। मुक्ति योद्धाओं के परिवारों को मिली रियायत के लिए फर्जी प्रमाण पत्र के मामले सामने आए हैं। भारत में भी वंचित वर्ग के लिए आरक्षण व्यवस्था है। इसका लाभ लेने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र के मामले उजागर हुए हैं। उच्च बेरोजगारी दर, नियंत्रण से परे जाति महंगाई, विदेशी मुद्रा की बिगड़ती स्थिति से बढ़ती ईंधन कीमतें और बढ़ती असमानता आदि से तनावपूर्ण हालात तो थे ही, आरक्षण की चिंगारी भी इसमें शामिल हो गई। नरम चरमपंथी विचारधारा ने भी युवाओं में असंतोष को बढ़ाया। एक स्थिर और समृद्ध पड़ोसी का होना भारत के हित में है। स्टॉप।